गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। आज हम बॉटनी सब्जेक्ट का सेकंड पेपर बायोटेक्नोलॉजी उसमें अध्ययन करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी इसमें हम क्या कहते हैं, जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी मीन्स जो बायोलॉजी है, जो जीव हैं, बायो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्नोलॉजी में टेक्निकली, उनको टेक्निकली हम यूज करें। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को टेक्निक के साथ में जोड़कर जो कोई नई डिस्कवरी हो, नई रिसर्च हो, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करेंगे और उनको टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ के और नई जो आने वाली हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट और नए प्रोडक्ट बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो हम इसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या हो सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम देख रहे हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिट होती है सेल। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक यूनिट मेम्ब्रेन यूनिट डिवाइड दिस इज सेल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी जीव की एक इकाई संरचना सेल होती है और सेल के बेस पर ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ये सब हमने प्रीवियस फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा, जिसमें कि एक कोशिकीय जीव जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म उसमें होते हैं और एक बहुकोशिकीय जीव जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें भी हम यूनिट ऑफ सेल्स, यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ सेल्स वी कैन से कि सम यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो दो टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक यूकेरियोट्स और दूसरी प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स प्री कैरियन। कैरियन हम कहते हैं केंद्रक को। प्री यानी प्रीवियस, केंद्रक से पहले की अवस्था। यहाँ केंद्रक है, केंद्रक से पहले की अवस्था, इसका मतलब कि केंद्रक ना बना हो ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक नहीं बना हो और केवल साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य पाया जाए, तो ऐसी कोशिका कहलाती है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पर केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा जाता है। तो जिसमें केंद्र उपस्थित नहीं होता है, प्रीवियस कैरियोट स्टेज ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल। और जिस ऑर्गेनिज्म में ये पाई जाती है उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट्स। दूसरा है कि यूकैरियोट्स, जिनको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रू केंद्रक पाया जाता है। यू मीन ट्रू, यूकैरियोट्स, इसके अंदर ट्रू और कैरियन प्रेजेंट है। इसका मतलब यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर जो केंद्रक है वो ट्रू पाया जाता है, सत्य केंद्रक पाया जाता है। कोशिकाओं के आधार पर जीव दो प्रकार के हो गए, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। अब जिस ऑर्गेनिज्म में कोशिकाएं एक पाई जाती हैं वो एक कोशिकीय और दो या ज़्यादा पाए जाते हैं वो बहुकोशिकीय कहलाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव हो, इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी जीव हो, उसके अंदर कोशिका जरूर पाई जाएगी। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि सेल क्या होती है और सेल के स्ट्रक्चर के कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली इस तरह से इसमें कैरेक्टर पाए जाते हैं जो कि एक जीव से दूसरे जीव में, मतलब किसी पैतृक पीढ़ी से और उसकी संतति पीढ़ी में लक्षणों को ट्रांसफर भी करते हैं। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, जैसे कोशिका एक कोशिका से यदि डिवीजन होंगे दो कोशिकाएं बनती हैं, तो इसके जो लक्षण थे, इसके जो कैरेक्टर थे वो इसमें भी आते हैं। लक्षणों के आधार पर हमने देखा था कि जब मेंडल के हमने पढ़ा तो मेंडल ने फैक्टर एक्सप्लेन किया था कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर जिसे हम
कारक कहते हैं। कारक मैंने बताया कारक होते हैं, कुछ ऐसे कारक होते हैं कोशिकाओं में जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं जहाँ इसका मतलब इसमें कारक पाए जाते हैं। अब कारक इससे पाए जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। तो इसका मतलब कुछ लक्षण जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते हैं, ऐसे ही पैतृक पीढ़ी से, मतलब जैसे मान लो कि हमारे माता पिता, उनसे कैरेक्टर हमारे अंदर आए, तो वो पैतृक पीढ़ी, हमारी माता पिता पैतृक पीढ़ी हो गई, संतति पीढ़ी हम सब लोग हो गए। तो उनसे जैसे पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी लक्षण आते हैं, तो इसको हम आनुवांशिक कहते हैं। जो मेंडल ने बताया कि आनुवांशिक वही लक्षण होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। अब ये लक्षण मेंडल ने बताया कुछ कारक है, कारक के कारण लक्षण एक दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी समझने के लिए हमें इन लक्षणों को समझना पड़ेगा कि लक्षण किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो बेसिक कारक को बाद में इंक्लूडेंगे, जो बहुत सारे कारक साइंटिस्टों ने बताया कि जीन होते हैं जो एक कोशिका से लक्षणों को दूसरी कोशिका में लेके जाते हैं, जीन। ठीक है, जीन की खोज हुई। तो कारक जो मेंडल ने बताया, कारक और जीन दोनों बात एक ही है। जीन ऐसे होते हैं जो कैरेक्टर लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। अब जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर। केंद्रक यहाँ पर पाया जाता है, तो इसके अंदर पाए जाते हैं जीन, और इसमें पाया जाता है जीन। तो यहाँ पर ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ, वो केंद्र इस कोशिका के अंदर खुला पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड केंद्र का, केंद्र का है ना, केंद्र का जैसा, मतलब केंद्रक नहीं है, आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में पड़ा हुआ है, तो उसे हम केंद्र का कहते हैं, और ये केंद्रक होता है। ये केंद्रक होता है जिसके अंदर इसका आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। इस आनुवांशिक पदार्थ को हम, टोटल आनुवांशिक पदार्थ को हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम होते हैं। और किसी जीव में, हमने जैसे मटर के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर चौथी क्लास है, तो मटर के बारे में 7 लक्षण पढ़े हमने, जिसका मतलब 7 उसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हमारे अंदर, खुद के अंदर, मनुष्य होमो सेपियंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और 23 चेयर पाए जाते हैं। हम कहते हैं 22+1 है ना, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऐसे टोटल क्रोमोसोम कितने हुए? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से एक जोड़ा होगा, एक जोड़ा है, तो हम इस तरह से 46 जोड़े होते हैं, 46 जोड़े होते हैं। 46 जोड़ों में से एक ऐसा होता है जो कि हमारे जेंडर डिसाइड करता है ना। ये काई क्रोमोसोम होते हैं, काई क्रोमोसोम होते हैं ये, और ये लैंगिक क्रोमोसोम होते हैं, लैंगिक क्रोमोसोम, लैंगिक क्रोमोसोम। तो ये लैंगिक मतलब यदि हम इसमें हम देखते हैं कि ये एक जोड़ा है जो लिंग का निर्धारण करता है, यहाँ पर कि लड़की होगी या लड़का होगा, तो यहाँ पर ये जो है कि यहाँ पर ये एक एक्स वाला होता है और एक वाई वाला होता है। तो यदि एक्स और वाई जोड़ा पाया जाता है तो वो लड़का, आप सबने पढ़ा होगा, और यदि दोनों क्रोमोसोम एक्स होते हैं तो वो लड़की होती है। तो ये लैंगिक क्रोमोसोम कहलाता है, ये काई क्रोमोसोम कहलाता है। अब हम बात कर रहे थे कि ये जो जीन है वो कहाँ पाई जाती है, तो हम कहते हैं कि इस क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो इस तरह से लिपटा हुआ पाया जाता है। ठीक है, तो इस लिपटे हुए को हम देखते हैं, तो हमने प्रीवियस क्लास में, हमारे फर्स्ट ईयर क्लास में कोशिका विज्ञान में हमने पढ़ा होगा कि किस तरह से ये जो डीएनए है वो लिपटा हुआ होता है और क्रोमोसोम का निर्माण कैसे करता है। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जैसे ओक्टामर हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। इस हिस्टोन प्रोटीन की 8 यूनिट होती हैं, 8 इकाई, 8 इकाई होती हैं। तो ये H A H G
ठीक है, H1 H2 H2 H3 स्टोन, ठीक है। तो ये स्टोन प्रोटीन के 8 मर होते हैं, 4 ये हो गए, 4 इनके पीछे हो गए, H2A H2B H3 और H4, ठीक है। इसी तरह से मान लो दूसरा होगा वो भी इसी तरह से होगा, ये 8 इसमें 8 मर हो, ये 8 और ये 8। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की बात करें, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है इसके अंदर डीएनए है, वो धागेनुमा संरचना है। तो ये धागा यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ पाया जाता है, ये एक बार और फिर ये इसके दूसरी बार, तो यहाँ पर ये वापस से निकल के फिर यहाँ चला जाता है, फिर ये यहाँ गया और फिर इसके निकल के फिर यहाँ पर आ गया, तो इस तरह से फिर ये आगे चला जाता है। तो ये कहलाते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। तो हमने बात की थी कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम जिसको ओपन करें, धागेनुमा संरचना है, इसको हम ओपन करें तो ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, कुछ स्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। यहाँ पर H1 स्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जिसे लिंकर डीएनए कहते हैं, है ना, लिंकर डीएनए। तो ये लिंकर डीएनए इस डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि ये खुला हुआ ना पाया जाए, अदरवाइज यहाँ पर कोई एंजाइम कट कर सकता है इसको और डीएनए को तोड़ सकता है, इसलिए यहाँ से इसको छुपा कर सकता है। ये इसके ऊपर लिखता रहता है, यहाँ पर ये छुपा रहता है। ये सारे आपस में कोई सिक्के की तरह एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं, तो ये इस तरह से रखे रहते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह से क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, ये सिक्के से सारे, और इसी में लिखता होता है डीएनए हमारा, तो ये पूरा एक क्रोमोसोम बनता है। तो यहाँ पर अभी हम इसको वापस से देखते हैं एक बार कि हमने शुरू में हमने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब जीवों को टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ दिया जाए तो वो सब्जेक्ट एरिया बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। हम लाइफ साइंस जीव विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं, तो जीवों को टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ देना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। और जीव क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम सबसे पहले बात करते हैं कि जिसके अंदर हमने 11th क्लास में पढ़ा और जीव क्या होते हैं कि एक मेम्ब्रेन युक्त संरचना पाई जाए और उसमें सेंस पाई जाए, इस तरह के काफ़ी सारे कैरेक्टर हमने लिविंग थिंग्स के पढ़े हैं। तो उसमें सबसे पहला एक ये होता है कि इसके अंदर सभी जीवों के अंदर एक कोशिका जरूर पाई जाती है, सभी जीवों के अंदर एक कोशिका पाई जाती है। और कोशिका केंद्र के आधार पर, केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब प्रीवियस कैरियन स्टेज, प्रोकैरियोट मतलब केंद्रक से पहले वाली अवस्था, कोशिका की केंद्रक से पहले वाली अवस्था मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता है। और यदि केंद्रक पाया जाता है तो यूकैरियोटिक कोशिका, इसका मतलब ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, so we will say that organism is eukaryotes। और जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस जीव में यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जिन जीवों में यूकैरियोटिक ट्रू कोशिकाएं पाई जाती हैं, सत्य कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर प्रेजेंट होता है, उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनते हैं, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका बनती है। इसी तरह से जीव भी एक कोशिका जीव बनाते हैं, जैसे कि एक ही कोशिका यदि सब कुछ काम करे और जीव अपना जनन और मरण ये दोनों कंप्लीट कर ले तो वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा देखा होगा आपने, तो अमीबा हमने लैब में उसमें देखा माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना के, तो वहाँ पर एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है। उसके अलावा जैसे अनेक कोशिकीय जीव, जैसे हम हैं सब लोग, वो अनेक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो हम इस बारे में कह रहे थे कि जैसे इन कोशिकाओं का, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, दो कोशिका विभाजन कहलाता है, कोशिका विभाजन होकर अनेक कोशिकाएं बनाती है। तो ये कोशिका से दो कोशिकाएं बनी तो इनका लक्षण इस कोशिका के समान ही होगा। और ये समान क्यों होगा? क्योंकि इसमें कुछ लक्षण होते हैं इस कोशिका में जो लक्षण इस कोशिका से इस कोशिका में आ जाते हैं। अब इनमें लक्षण किससे आते हैं? तो मेंडल ने बताया था कि कारक होते हैं जो लक्षणों का आदान प्रदान करते हैं, यहाँ से लक्षण इस कोशिका में आते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई लक्षण इस कोशिका में आते हैं। इसका मतलब ये आनुवांशिक लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाते हैं, ये आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों को मेंडल ने कारक कहा और बाद में खोज हुई तो ये जीन कहलाए।
अब ये जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं डीएनए के ऊपर, मतलब पीस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीएनए, पीस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो जीन डीएनए का टुकड़ा है, और डीएनए क्या है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, ये चेन होती है धागेनुमा संरचना का डीएनए, और धागेनुमा संरचना हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटी हुई पाई जाती है। ये लिपटी हुई सिक्कों के रूप में आगे को आके जमा हो जाती है, जमा होने के बाद में ये एक पूरा क्रोमोसोम बन जाता है। तो इस तरह से हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहलाते हैं, और 1 जो पेयर होता है क्रोमोसोम का वो सेक्सुअल या लैंगिक क्रोमोसोम कहलाता है। लैंगिक क्रोमोसोम में दोनों, जो एक जोड़ा होता है उसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो दोनों ही यदि क्रोमोसोम XX है तो वो गर्ल लेडीज होगी, और यदि X और Y है तो वो बॉयज होगा, लड़का होगा। तो इस तरह से ये एक नॉर्मल जो जानकारी है, बेसिक जानकारी है, वो हमें रखनी चाहिए। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि ये जो डीएनए था, इसमें जो जीन पाए जाते हैं, एक्चुअली डीएनए होता क्या है? ठीक है, सभी जीवन पाया जाता है, यूकेरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स हो, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियोइड कहलाता है। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, वो एक्चुअल रियल डीएनए न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस कहलाता है। तो यहाँ पर हम डीएनए की बात करते हैं कि डीएनए एक्चुअली होता क्या है। बात कर रहे हैं हम डीएनए। तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है, या फिर आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। कुछ पौधों में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, जैसे हम टोबैको मोज़ेक वायरस, उसमें आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ होता है। इस तरह से डीएनए एवं आरएनए, मतलब यहाँ पर हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। आनुवंशिक पदार्थ 2 प्रकार का होता है, डीएनए या फिर हो सकता है आरएनए। ठीक है, डीएनए हो गया डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, डीएनए और आरएनए। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज श्रृंखला होती है, और आरएनए में राइबोज श्रृंखला होती है। तो ये डीऑक्सी और ऑक्सी राइबोज श्रृंखला होती क्या है, तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5, 6 मेंबर की एक रिंग होती है, जहाँ पर ऑक्सीजन इसमें जुड़ा होता है, और कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये कहलाती है राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर यदि ये डीएनए के अंदर होती है पहली राइबोज शुगर, तो हम कहते हैं डीऑक्सी, डी डाई नंबर, डाई 2 नंबर पर यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, तब ये कहलाती है डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और यहाँ पर कहते हैं हम राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर हम कहते हैं कि राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट। तो ये कहलाती है राइबोज शुगर।
राइबोस शुगर हुई, यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस शुगर हुई। तो ये पहला हमारा डिफरेंस हो गया कि डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए के अंदर पाई जाती है, राइबोस शुगर है वो आरएनए के अंदर पाई जाती है। अब इसका दूसरा है, इसका अंतर है कि यहाँ पर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है डीएनए और आरएनए, आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में हम पढ़ते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसमें पॉलीन बहुत सारे और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में हम कहते हैं कि फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस, ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये तीनों जुड़ जाएं न्यूक्लियोटाइड, और यदि यहाँ पर फॉस्फेट हटा दी जाए तो ये होता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड। इसका मतलब शुगर की बात कर रहे हैं हम, तो शुगर की बात करें डीएनए के अंदर तो डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। आरएनए की बात करें तो यहाँ पर राइबोस शुगर पाई जाती है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस यही हो गया, शुगर का डिफरेंस हो गया फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा है नाइट्रोजन क्षार। तो नाइट्रोजन क्षार डीएनए में हमारे टोटल नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं? तो नाइट्रोजन क्षार हम देखेंगे कि नाइट्रोजन क्षार हमारे कौन कौन से होते हैं? AT एंड CG और AU। ठीक है, तो यहाँ पर A, G, C, E एंड U, ये दो फैमिली नाइट्रोजन क्षार की पाई जाती हैं। इसको हम कहते हैं प्यूरिन, इसको कहते हैं हम पिरीमिडीन। प्यूरिन और पिरीमिडीन जो फैमिली हैं जो कि नाइट्रोजन क्षार की होती है। नाइट्रोजन क्षार के दो परिवार, इसमें परिवार में प्यूरिन और दूसरा पिरीमिडीन, प्यूरिन एंड पिरीमिडीन। तो प्यूरिन के अंदर आते हैं A और G, और इसके अंदर C, T एंड U। तो A बराबर एडेनिन, G बराबर गुआनिन, C बराबर साइटोसिन, T बराबर थाइमिन और U बराबर यूरेसिल। ठीक है, तो ये 5 नाइट्रोजन क्षार हैं जो दो परिवारों में पाए जाते हैं। एक परिवार के दो सदस्य हैं A और G, जिस परिवार को कहते हैं प्यूरिन, और C, T, U ये एक परिवार के सदस्य हैं, इस परिवार को कहते हैं पिरीमिडीन। ये दोनों परिवार डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि डीएनए के अंदर मेंबर कौन कौन से पाए जाते हैं? दोनों परिवार पाए जाते हैं, लेकिन उनके सदस्य कौन कौन से पाए जाते हैं? तो डीएनए में हम बात करते हैं तो यहाँ पर A, G, C एंड P, ये चारों पाए जाते हैं डीएनए के अंदर। और इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं A, G, C एंड U। इसका मतलब यहाँ पर थाइमिन और यहाँ पर यूरेसिल। ये एक दूसरा डिफरेंस हो गया डीएनए एवं आरएनए के बीच में, कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए एवं आरएनए है। डीएनए के अंदर थाइमिन है जो नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, जबकि आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। और दूसरा डिफरेंस हो गया, तीसरा डिफरेंस की बात करते हैं हम। यहाँ पर कहते हैं कि डीएनए है जो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड या द्विकुंडली संरचना होती है। द्विकुंडली मतलब दो कुंडली या दो धागे एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए पाए जाते हैं, वो डबल हेलिक्स संरचना पाई जाती है। इसमें ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर is present in the DNA. Double helix means nucleotide chain is present in the double helical form of in the DNA.
And when we will talk about the RNA nucleotide chain only present in a single structure form, single helical form. सिंगल धागा, सिंगल धागा पाया जाता है, और यदि हम डीएनए में कहें तो यहाँ पर हम डबल धागा, इस तरह से डबल स्ट्रक्चर पाया जाता है, डबल चेन पाई जाती है। ठीक है, तो ये तीन जो डिफरेंस हैं डीएनए एवं आरएनए में, वो हमें याद रखने चाहिए, काफी बार पूछ भी जाते हैं और नेट तक एग्जाम में भी काम आते हैं। यहाँ पर हम दोबारा से देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जीवों के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल दो प्रकार का होता है, एक आरएनए एवं एक डीएनए। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है और डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में यदि हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो इनमें तीन विभिन्नताएं, बहुत सारी विभिन्नताएं हमारे पर, तीन विभिन्नताओं की हम बात करते हैं, थ्री डिफरेंस की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं लिखने के हिसाब से। यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस है कि डीएनए के अंदर जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है वो प्रेजेंट होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, क्योंकि वह शर्करा, वह राइबोज शर्करा जिसके नंबर 2 के ऊपर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, डिक्लाइन ऑफ ऑक्सीजन इन द राइबोज शुगर, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर, दैट इज प्रेजेंट इन द डीएनए। एंड वी विल टॉक अबाउट द आरएनए, तो हियर राइबोज शर्करा इज प्रेजेंट। राइबोज शर्करा में 2 नंबर कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट पाया जाता है, अतः इसको राइबोज शर्करा कहते हैं। तो पहला डिफरेंस हो गया, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड डिफरेंस की, दूसरा इनमें अंतर क्या पाया जाता है। हम अंतर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार, जो कि डीएनए में हम देख रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, नाइट्रोजन क्षारों की बात करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, जहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हो, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हो और उससे शुगर जुड़ी हो और उससे नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हो, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड, और यदि केवल शुगर हो और नाइट्रोजन क्षार हो तो हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पर साइड है और यहाँ पर टाइड है। ठीक है, टाइड मीन्स यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा, साइड मीन्स यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा होगा, तो शुगर और नाइट्रोजन क्षार होंगे। तो ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड ये भी याद रखना चाहिए हमें। अब हम न्यूक्लियोटाइड में बात कर रहे हैं कि शुगर के में बात की, एक डिफरेंस आ गया। फिर नाइट्रोजन क्षार की बात करें, डीएनए और आरएनए में दूसरा डिफरेंस क्या है, नाइट्रोजन क्षार का है, क्योंकि नाइट्रोजन क्षार की 2 फैमिली पाई जाती हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन में एक में 2 मेंबर होते हैं, एक में 3 मेंबर होते हैं। प्यूरिन में 2 मेंबर होते हैं, प्यूरिन में 2 मेंबर कौन कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, ए एंड जी, एडेनिन ग्वानिन। दूसरा फैमिली है पिरिमिडिन, तो पिरिमिडिन में 3 मेंबर होते हैं, CCU, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो यहाँ पर ऐसा है कि आरएनए और डीएनए में कोई भी 4 ही पाए जा सकते हैं, 4 नाइट्रोजन क्षार ही पाए जा सकते हैं, यहाँ पर देखिए 5 है। तो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं A, G, C, T, ये 4 नाइट्रोजन क्षार हैं, वो डीएनए पाए जाते हैं, जबकि आरएनए के अंदर A, G, C, U ये 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि डीएनए के अंदर थाइमिन प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस हम कहते हैं कि डीएनए है वो डबल हेलिकल संरचना होती है। डबल हेलिकल का मतलब है कि 2 धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जो डीएनए में पाई जाती है, जबकि आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड ही पाया जाता है, जो कि आरएनए में होती है। तो इस तरह से हम ये जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ की हमने बात की कि आनुवंशिक पदार्थ होता है। पहले हमने बात की जीव क्या होता है, जीवों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हमने लिविंग बींग्स की बात की। लिविंग बींग्स में हम सेल कैरेक्टर की बात की,
कि सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद में हमने बात की कि सेल से आनुवंशिक पदार्थ जो हमारे होते हैं उनमें लक्षण किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ की बात की, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण, जेनेटिक कैरेक्टर। इसके बाद हमने बात की कि आनुवंशिक मटेरियल है क्या, आनुवंशिक पदार्थ है क्या। ये आनुवंशिक पदार्थ दोनों हैं, ये दोनों में तीन डिफरेंस हमने देखे कि आनुवंशिक पदार्थ जो यहाँ पर हमने बात की जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में हमने डीएनए की बात की और हमने आरएनए की बात की। जेनेटिक मटेरियल आरएनए एवं डीएनए की बात की। तो डीएनए एवं आरएनए में हमने बात की तीन डिफरेंस, डीएनए एवं आरएनए में तीन डिफरेंस होते हैं। तो पहले डिफरेंस हमने यहाँ पर बात की कि यहाँ पर डीएनए एवं आरएनए में ये डीएनए है और ये आरएनए है। तो यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज जो शुगर है वो प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर राइबोज शुगर प्रेजेंट है, राइबोज शुगर प्रेजेंट है। दूसरा अंतर है हमारे डीएनए में आरएनए में दूसरा अंतर क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार, यहाँ पर थाइमिन प्रेजेंट होता है। थाइमिन नाइट्रोजन क्षार है वो नाइट्रोजन बेस वो प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है, यूरेसिल पाया जाता है। तीसरा अंतर ये डबल हेलिकल फॉर्म होती है, डबल हेलिकल फॉर्म होती है जबकि ये सिंगल हेलिकल होता है। तो ये तीन डिफरेंस हो गए जेनेटिक मटेरियल के। इस तरह से हम यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल को हम चेंज कैसे करते हैं, किस तरह से हम इसको टेक्नोलॉजी में काम में लेते हैं, एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आजकल चल रहा है कोरोना, कोरोना में हम करते हैं आरटी-पीसीआर टेस्ट, आरटी-पीसीआर टेस्ट। इस आरटी-पीसीआर टेस्ट का पूरा नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। किसी कोरोना हुआ, किसी का टेस्ट हुआ आरटी-पीसीआर टेस्ट। आरटी-पीसीआर टेस्ट में क्या कर रहे हैं कि हम आरएनए को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड डीएनए ट्रांसलेशन, ये तीन स्टेप होते हैं कोशिका से जेनेटिक मटेरियल बनने की। केंद्र के अंदर ये डीएनए और डीएनए से डीएनए बनता है। तो हम कहते हैं डीएनए से डीएनए बनता है, हम इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनता है तो डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए से बनता है कि आरएनए, डीएनए से भी बनता है आरएनए, हम इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और यदि आरएनए से प्रोटीन बनती है तो हम इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। इसका मतलब कोशिका अपनी जो सूचनाएं हैं वो डीएनए से डीएनए बनाकर रखते हैं, वो अपने अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि यहाँ यदि डीएनए से डीएनए बनता है तो वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका बना सकता है, यदि डीएनए यहाँ है दूसरा डीएनए यहाँ है। तो इस तरह से डीएनए से डीएनए बनाते हैं, वो रेप्लिकेशन करते हैं, एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी। और यदि डीएनए से आरएनए बनता है तो यहाँ पर इस सूचना भेजती है, भेजने का मतलब जो प्रोटीन बनती है, जो आरएनए बनता है
वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद में इस आरएनए से साइटोप्लाज्म में आरएनए आ जाता है, उससे प्रोटीन बनती है, तो ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। तो 3 प्रोसेस हो गई, डीएनए रेप्लिकेशन जिसमें डीएनए से डीएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनते हैं, तो ये कहलाते हैं ट्रांसलेशन। तो ये 3 प्रोसेस हो गई। अब ये हम बात करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट किया किसी के कोरोना हुआ तब। हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, हम बात करते हैं हमारा डीएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। कोरोना होता है वायरस की वजह से, और वायरस का जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। ठीक है, यदि हम पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं पीसीआर, तो पीसीआर और आरटी-पीसीआर ये दोनों चीजें हमें समझनी पड़ेगी। पीसीआर का मतलब है कि उसमें जेनेटिक मटेरियल को डालना, मतलब डीएनए को डालना और डीएनए से डीएनए की कॉपी करना, वो कहलाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर डीएनए से और डीएनए ये बनाते हैं, तो ये कहलाता है पीसीआर। ठीक है, हम कह रहे हैं आरटी-पीसीआर, यहाँ पर हम कहते हैं आरएनए से डीएनए। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स उल्टा, मतलब आरएनए से डीएनए, क्योंकि सीधा क्या है डीएनए से आरएनए बनना, वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मीन्स आरएनए से डीएनए बनाना, ये कहलाता है आरटी-पीसीआर। तो आरएनए से डीएनए बनाना और फिर डीएनए की फोटोकॉपी करना, तो ये डीएनए की फोटोकॉपी करना पीसीआर। तो आरटी-पीसीआर क्या है, वह टेक्निक है जिसमें हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं और डीएनए की फोटोकॉपी करते हैं, ये कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आरटी-पीसीआर। और जब ये टेस्ट होता है, इसको टेस्ट करते हैं क्योंकि हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि इसमें कहीं कोरोना वायरस का डीएनए तो नहीं है। ठीक है, हमारा ब्लड सैंपल लिया, हमारे ब्लड सैंपल से हमारा डीएनए निकाला, उसमें यदि किसी बाहर का डीएनए भी है तो हम वो टेस्ट कर रहे हैं। वो टेस्ट हम कैसे कर रहे हैं, यदि उसका सामने वाले जो ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो कि किसी सांप ने खाया, किसी और चीज में खा और उसने जन्म मार दिया, हमारे पास का भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो हम डीएनए से डीएनए टेस्ट करेंगे, तो पीसीआर टेस्ट करेंगे, तो हम डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन यदि हम देख रहे हैं कि जो कोरोना है वो वायरस की वजह से होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, अतः आरटी-पीसीआर टेस्ट हुआ, तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे आरएनए से डीएनए बन गया, डीएनए से डीएनए बना, ये हो गया पीसीआर टेस्ट। अब डीएनए पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या करें, डीएनए की फोटोकॉपी करने के बाद इसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आपने पढ़ी होगी, उसके में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, ऐसे जेल होता है, जेल के अंदर वो बैंड ऐसे दिख जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक होती है, इसके अंदर हम डीएनए लोड करते हैं और डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा डीएनए प्रोसीजर भी कहते हैं, तो लाइगेज के द्वारा तोड़ देते हैं डीएनए को टुकड़ों में, उसको जेल बदल करते हैं, और यदि उस सिमिलरिटी बेस पर हम उसको अलग अलग करते हैं कि हमारा डीएनए या किसी और का डीएनए, वो हम चेक करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो छोटी सी टेक्नोलॉजी है, इसलिए हम बात कर रहे थे डीएनए की, कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें 3 टाइप के डिफरेंस पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए के अंदर। ये टेक्नोलॉजी यूज करके हम मतलब डीएनए आनुवंशिक पदार्थ को हम देखकर हम बस अब उसको आइडेंटिफाई करके हम टेस्ट कर सकते हैं कि ये किसका जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया कि कोरोना वायरस है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और वो हमें इन्फेक्शन करता है, जिसका हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो इसलिए हमने टेक्निक्स कौन सी यूज की, आरटी-पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स करना, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना, तो डीएनए से आरएनए बनना होता है, इसमें डीएनए से आरएनए बनना होता है, तो रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स उल्टा हो गया, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें वायरस हमारे यहाँ लोड करते हैं, तो हम देखते हैं कि
वायरस का डीएनए तो नहीं है। यदि वायरस का डीएनए प्रेजेंट है इसका मतलब हम पॉजिटिव हैं, और वायरस का डीएनए प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब हम नेगेटिव हैं। तो ये टेस्ट हो गया आरटीपीसीआर टेस्ट हम यूज करते हैं किसके लिए, डीएनए के लिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी हो गई जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी हम क्या करेंगे, जीव को टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ देना। तो यहाँ पर देखो कौन सी टेक्नोलॉजी हुई, आरटीपीसीआर एक टेक्नोलॉजी यूज हुई जिसके अंदर हमने जीव को जोड़ दिया, वायरस के डीएनए को ले लिया और हमारे यूकेरियोट्स डीएनए को ले लिया। दोनों चीज़ों को टेक्नोलॉजी मतलब पीसीआर पॉलीमरेज चेन एक टेक्नोलॉजी उसके साथ में जोड़ दिया। इसको जोड़ने के बाद हमें पता हमें फायदा क्या हुआ, सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्या हुआ कि हम तुरंत टेस्ट कर पा रहे हैं, जो नेगेटिव हैं उनको छोड़ रहे हैं, पॉजिटिव उनके वैक्सीन लगा रहे हैं, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी हमारे सोशल वेलफेयर के लिए भी अच्छी है। मतलब यदि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम नहीं पहचान पाते कि कोरोना किसको हुआ, ये पहचान नहीं पा रहे तो हम ट्रीटमेंट किसका करते, और यदि ट्रीटमेंट सबका करते तो हमारे लिए कॉस्टली कितना होता, क्योंकि आज के टाइम में जब हमारी वैक्सीन टाइम पर नहीं लग पा रही है, पूरे देश में साथ चल रही है, तभी अभी 50% तक अभी कवर नहीं कर पाए हैं। तो यदि सबके लगनी होती है ना, यदि कोरोना सबके हो जाए तो फिर एक ढंग से किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने जेनेटिक मटेरियल की स्टडी की, जेनेटिक मटेरियल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल को हम किस तरह से सेपरेट करते हैं, ये हमारी आगे चैप्टर में आएगा कि हम किस तरह से ये रेप्लिकेशन कर सकते हैं। पीसीआर टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, पीसीआर टेक्नोलॉजी में हम डीएनए को कैसे सेपरेट करते हैं, डीएनए आइसोलेशन कैसे करते हैं, फिर डीएनए को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करवाते हैं, उसकी फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने सुनी होगी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कि माता पिता का पता लगाने के लिए या चोर का पता लगाने के लिए इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम में ली जाती है। ऐसी पेड़ पौधों में भी काम में ली जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अभी हम जैसे कोरोना के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम में ले रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, डीएनए किसका है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इस तरह से हम ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। आज की जो समरी है वो हम एक दोबारा से कर लेते हैं कि नॉर्मल जो लिविंग थिंग्स हैं जिस धरती के ऊपर पाए जाते हैं उसमें उनकी सभी की इकाई संरचना कोशिका होती है, ये हमने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कोशिका, जीव की उत्पत्ति, कोशिका से होती है। ये कोशिकाएं केंद्रक उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों के अंदर डीएनए तो पाया जाता है। डीएनए क्या है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है जिसे मेंडल ने तो कारक कहा था, और बाद में उसको जीन कहा गया। जीन पीस ऑफ डीएनए होता है जो कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। तो आनुवंशिक लक्षणों की स्टडी हम कर सकते हैं कि ये हम आनुवंशिक पदार्थ की हम स्टडी कर रहे हैं तो हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो हमारा आनुवंशिक पदार्थ एक्चुअल में है क्या, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है। तो हम देखते हैं कि वो डीएनए के बारे में पढ़ा कि आनुवंशिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं सभी जीवों के अंदर, आरएनए और डीएनए। तो आरएनए में डिफरेंस क्या है और डीएनए में डिफरेंस क्या है। तो डीएनए और आरएनए वैसे सेम ही होते हैं दोनों, लेकिन 3 डिफरेंस मोस्टली होते हैं कि जहाँ पर डीऑक्सीराइबोस डीएनए में पाई जाती है, राइबोस शुगर जो आरएनए में पाई जाती है। उसके अलावा थाइमिन जो नाइट्रोजन बेस है वो डीएनए में पाया जाता है, जबकि यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। डीएनए जो डबल हेलिक्स संरचना होती है जो कि डीएनए की होती है, और यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड हेलिकल फॉर्म में ये आरएनए पाया जाता है। तो इस तरह से तीन डिफरेंस हो गए आरएनए और डीएनए के अंदर। अब डीएनए यदि हम यूज करते हैं, दोनों का हमने यूज किया, देखो आरएनए वायरस में पाया जाता है और डीएनए हमारे अंदर पाया जाता है। तो आरटीपीसीआर यदि हम प्रेजेंट में टेस्ट कर रहे हैं तो हम पता लगा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज हम जीव के साथ में कर रहे हैं। तो हमने आरटीपीसीआर टेस्ट किया, आरटीपीसीआर टेस्ट में आइडेंटिफाई किया कि किसको कोरोना वायरस हुआ, किसको कोरोना वायरस नहीं हुआ। जो कि हमने क्या किया कि आरटीपीसीआर टेस्ट में हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से पहले वायरस का आरएनए, क्योंकि आरएनए से डीएनए क्यों बनाया हमने और आरएनए से आरएनए का टेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि आरएनए स्टेबल कम होता है कोशिका में, क्योंकि हमारे मोस्टली स्टेबल कंपोनेंट है डीएनए। और आरएनए तो कब बनता है जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो यहाँ पर सुई लगती है, हमारे को इन्फॉर्मेशन मिले दिमाग का कि किसी ने सुई लगाई तो हम मानो घाव हो गया, खून बह रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर यहाँ की कोशिकाओं को इन्फॉर्मेशन देगा ब्रेन कि तुम मरम्मत करो, ब्लड बह रहा है तो ब्लड की क्लोटिंग कराओ या कोई प्रोटीन सिंथेसिस करो,
जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन बनाओ ताकि इसका थक्का बन जाए। तो वो इन्फॉर्मेशन मतलब यहाँ पर सुई लगने की इन्फॉर्मेशन ब्रेन में गई, ब्रेन से इन्फॉर्मेशन सेल के पास में आई, उस सेल को उन्होंने इंडिकेट किया कि ये तुम बनाने का काम करो। अब सेल ने किसको इंडिकेट किया, किसको इंडिकेट किया, सेल के अंदर इन्फॉर्मेशन ब्रेन की आई और केंद्र के अंदर गई, केंद्र के अंदर जाने के बाद में केंद्र के डीएनए में गई। डीएनए को जब पता चला कि यहाँ पर अब प्रोटीन बनानी है या कुछ और केमिकल बनाना है या एंजाइम बनाना है, तो वो जैसे इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास पहुँची तो उसने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दिया कि यहाँ प्रोटीन बनाने लगा, वो प्रोटीन बनाने लगा। तो प्रोटीन बन के और प्रोटीन बनाएगा तो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए बन के साइटोप्लाज्म में आ गया, वहाँ प्रोटीन बनी, प्रोटीन बन के और वो ईआर के ल्यूमिन से लगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमिन से लगी, वहाँ से निकल के वो राइबोसोम उसको पैक कर दिया और राइबोसोम ने पैक करके उस पर पोस्टिंग एड्रेस डाल दिया कहाँ पर जानी है। यहाँ पर हमारी सुई लगी थी, यहाँ पर खून बह रहा था, यहाँ पर वो प्रोटीन भेज दी गई। तो ये सब कहना था कि यदि हम टेक्नोलॉजी को यूज करके पता लगाते हैं कि हमारे यहाँ पर जैसे आरटीपीसीआर हमारे कोरोना हुआ तो हमने टेक्नोलॉजी की वजह से हमने ये पता लगाया कि आरएनए वायरस का प्रेजेंट है या हमारे बॉडी में नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी आज के टाइम में सबसे सुटेबल बायोलॉजिकल सब्जेक्ट है, जिसमें हम सभी जीवों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, मनुष्य के बारे में, सभी जगह जिसका बहुत सारा उपयोग है। मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है और बहुत सारे अदर मैराइन बायोटेक्नोलॉजी है, जहाँ पर हम समुद्र विज्ञान, समुद्र के जीवों का अध्ययन करते हैं, टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं, तो वो समुद्र विज्ञान कहलाती है। अभी नॉर्मल सा एग्जाम्पल देखें, हम इंसुलिन हार्मोन आता है, तो पहले के टाइम में जैसे शुगर की पैंक्रियाज था, उससे जो इंसुलिन हार्मोन है, अल्फा बीटा सेल होती है पैंक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन साबित करती है। तो इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज के मतलब शुगर के पैंक्रियाज से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, लेकिन ये इतना शुगर के पैंक्रियाज से नहीं लिया जाता था, इसलिए वैक्सीन कितनी महंगी होती थी। आज के टाइम तो 100-200 रुपये में, 300 रुपये में इंसुलिन के इंजेक्शन मिल जाते हैं। तो ये कहाँ से आए, ये इसलिए आए क्योंकि हमने क्या किया कि जो इंसुलिन का जीन, इंसुलिन का जीन जिससे इंसुलिन एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन को बनाने में कोई आरएनए होगा और वो आरएनए इसी प्रोसेस से आया होगा, डीएनए से आरएनए बना हुआ, आरएनए प्रोटीन में ये इंसुलिन हम प्रोटीन माने यहाँ पर इंसुलिन। तो इंसुलिन का कोई आरएनए रहा होगा, आरएनए ने डीएनए देखा, उस डीएनए को हमने ई कोलाई में डाल दिया, इस डीएनए को हमने ई कोलाई में जोड़ दिया और फिर ई कोलाई को हमने मल्टीप्लाई किया। ई कोलाई से बहुत सारे ई कोलाई बनाए, क्यों, क्योंकि ई कोलाई 24 घंटे में डबल हो जाता है। तो जब ई कोलाई इतने फास्ट ग्रोथ करता है तो हमारा जो इंसुलिन का डीएनए वो भी इसके साथ साथ ग्रो करेगा और यहाँ से हमारा प्रोटीन इंसुलिन भी बनता चला जाएगा। तो आजकल जैसे ये जो ई कोलाई था, है ना, उसको मॉडल ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इस ई कोलाई को हमने यूज किया टेक्नोलॉजी से, तो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ भी काम आई और ये काम किससे आई, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन वैक्सीन बनने लगे और हम उनको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो अब ये डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो इससे हमारे सोशल बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे बहुत सारे शॉर्टेज, बहुत सारे हमें नेसेसिटी बढ़ती जा रही है। यदि हम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे तो हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। तो जैसे इंसुलिन हार्मोन एक टाइम था जब 1000-1500-2000 रुपये तक का मिलता था। जैसे आज हम देख रहे हैं कि कोरोना के लिए बहुत सारे वैक्सीन थे, इतने महंगे कॉस्टली होते थे, लेकिन धीरे धीरे आगे गवर्नमेंट इनको मतलब फ्री में भी लगा रही है। तो वो इस टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुआ कि हमारी कैपेसिटी वैक्सीन बनाने की कितनी है, उस कैपेसिटी को बढ़ाओ। और कैपेसिटी बढ़ेगी कैसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का मॉडल बना के आर्टिफिशियल टेस्ट होगा, इस तरह से वैक्सीन बनेगी। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी जोड़ के तो काम हो सकता है। तो सोशल बेनिफिट, तो बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल चीज़ों को टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ के और सोशल बेनिफिट्स के लिए काम में लिया जाए, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का मेन उद्देश्य होता है। इसके बारे में हम और भी पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं डीएनए के, डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हम उसको डिफरेंट टेक्नोलॉजी से देख सकते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, फिर हम उसको यूज कैसे करें, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डीएनए के बारे में।